दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 18 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार की महत्वपूर्ण सड़कों पर लगने वाली जाम से लोगों को अब निजात दिलाने के लिए सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। पटना सहित पूरे बिहार में ऐसी 56 सड़कों को चिन्हित किया गया है जो पथ निर्माण विभाग के अधीन आते हैं। जी हां, अगर इन सड़कों पर अतिक्रमण है तो उसे भी हटाया जाएगा। बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर अमल करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने कई योजना बनाई है। जी हां, इसी कड़ी में राज्य में जरूरत के अनुसार बाईपास, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण विभाग सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत सुलभ संपूर्ण योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत राज्य भर में 120 बाईपास सड़क बनाए जाएंगे। दोस्तों देश कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के कहर से डरा हुआ है। इस बीच अच्छी तरीके से पकाए गए चिकन और अंडे के सुरक्षित होने का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को देश भर के राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पोल्ट्री की बिक्री पर प्रतिबंध को हटा दें। साथ ही गैर संक्रमित क्षेत्रों राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। आपको बता दूं कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात बर्ड फ्लू की चपेट में है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि लोगों को बर्ड फ्लू के प्रसार के बारे में अवैज्ञानिक अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंध से पोल्ट्री और अंडा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे पोल्ट्री और मक्के के किसान प्रभावित हुए हैं जो पहले से ही कोरोना महामारी से प्रभावित हैं। दोस्तों बिहार में अभी किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचे महिलाओं को किसी भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, एफआईआर दर्ज करानी हो या फिर सनहा थाना में किसी भी तरीके का कोई भी काम होने पर महिला पुलिसकर्मी उनकी मदद करेगी, क्योंकि राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में अब महिला हेल्प डेस्क बनाने का आदेश दे दिया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से यह आदेश दिया गया है और कहा गया है कि राज्य के सभी थानों में अब महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा ताकि किसी भी फरियादी महिला को कोई भी शिकायत दर्ज कराने या फिर दर्ज कराने में दिक्कत ना हो। यह महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी उनकी मदद करेगी। जरूरी हुआ तो उन्हें कानूनी पहलुओं से भी अवगत कराया जाएगा। दोस्तों चारा घोटाले में सजाए याफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेंग वार्ड में भर्ती हैं, जहां उनकी लगातार तबीयत खराब रह रही है। उनसे मिलने के लिए बेटी चंदा अपने पति के साथ रांची पहुंची। जहां पिता को देखकर चंदा रोने लगी। जहां बेटी को देखकर लालू प्रसाद यादव भी इमोशनल हो गए। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को समझाए कि हम ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको बता दूं कि चंदा अपने पति के साथ पिता से मिलने के लिए रांची रिम्स में पहुंची थी। चंदा लगभग 3.5 घंटे तक लालू प्रसाद यादव के साथ रही। उसके बाद जब बाहर निकली तो फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपने पिता का स्वास्थ्य जानने के लिए रांची आई थी। उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक हलचल जारी है और ऑफर की सियासत हो रही है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। जहां कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाएं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कांग्रेस ने नीतीश कुमार को महागठबंधन का आने का न्योता दिया था। आपको बता दूं कि साथ में अजित शर्मा ने यह भी कहा है कि यहां पर सरकार चलाने में कोई भी दबाव या फिर परेशानी नहीं होगी। अजित शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार को देखकर लग रहा है कि वे इन दिनों बीजेपी के काफी दबाव में हैं। उनके गृह विभाग छीनने की कोशिश हो रही है। गृह विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। नीतीश कुमार गुस्से में भी दिख रहे हैं, लेकिन यह परेशानी उनको महागठबंधन के साथ नहीं आने वाली है। यहां पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर विनती की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि बिहार में लोग गाजर और टमाटर की तरह काटे जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी कमजोर सीएम के तौर पर ये सब कुछ एक कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि वे कुर्सी के चक्कर में बिहार के लोगों की बलि न चढ़ाएं। दरअसल तेजस्वी यादव कल पटना से छपरा के लिए रवाना हुए थे। जहां छपरा में वे रुपेश के परिजनों से मुलाकात की। अपने आवास से निकलते वक्त तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बढ़ते हुए अपराध पर एक बार फिर से घेरा है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जरूरत पड़ी तो 1 महीने में राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बिहार की स्थिति भयावह हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से विनती करते हैं, अपील करते हैं कि वे बिहार को भय मुक्त बनाएं।
व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लगातार बदलाव कर रहा है। इससे पहले कंपनी ने सभी यूजर्स के लिए 8 फरवरी का डेडलाइन दिया था। इसमें कहा गया था कि अगर यूजर्स कंपनी की पॉलिसी को नहीं मानता है तो वे प्लेटफॉर्म छोड़कर जा सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप बंद कर सकते हैं। लेकिन कल ही एक नए बयान में यूजर्स द्वारा कड़ी आलोचना के बाद व्हाट्सएप ने 8 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया है। ऐसे में आज सुबह एक बार फिर से व्हाट्सएप ने स्मार्टफोन यूजर्स के स्टेटस अपडेट सेक्शन में अपनी प्रोफाइल पॉलिसी को 4 स्टेप में समझाने की कोशिश की है। प्राइवेसी पॉलिसी के ऐलान के बाद यूजर्स लगातार टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स के मन में अभी भी कंफ्यूजन है और हम उसे दूर करने के लिए और ज्यादा समय देना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर व्हाट्सएप ने 4 स्टेप में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर क्या जानकारी दी है। व्हाट्सएप ने पहले स्टेप में बताया कि हम आपकी प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरे स्टेप में कंपनी ने कहा है कि हम आपके पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ सकते हैं और वह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तीसरे स्टेप में व्हाट्सएप ने यूजर्स को लोकेशन को लेकर सफाई दी है और कहा है कि हम आपकी शेयर्ड लोकेशन का डाटा नहीं रखते हैं। चौथे और आखिरी स्टेप में व्हाट्सएप ने अपने फेसबुक के साथ कॉन्टेक्ट ना शेयर करने की बात कही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जिस प्रकार कोरोना महामारी का मुकाबला किया उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के आरंभ से पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि इस महामारी से देश की लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही और इस मुश्किल दौर में भी हर भारतीय में आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने देने का संकल्प दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बताया कि कैसे एक देश में जब भारतीयों की कोरोना जांच के लिए उपकरण कम पड़ गए थे तो भारत ने पूरी लैब वहां भेज दी थी ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग में दिक्कत ना हो सके। जी उन्होंने कहा है कि भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया है उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। बिहार में एनडीए खासकर बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हां, विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा के फैसले पर वीआईपी पार्टी ने असहमति जता दी है। जी हां, भाजपा ने इन 2 सीटों में से एक पर अपने वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और दूसरी सीट पर वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था। लेकिन मुकेश सहनी ने इस सीट से उम्मीदवार बनने से सीधा मना कर दिया है। जी हां, उन्होंने खुद अभी इस मसले पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने पार्टी की तरफ से संदेश दे दिया है। एनडीए के घटक दलों में विधान परिषद की सीट को लेकर सियासी दांवपेच चरम पर है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भाजपा अपने कोटे से विधान परिषद बनाना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी छोटे कार्यकाल को लेकर विधान पार्षद बनने से बच रहे हैं। वे 1.5 साल की बजाय पूरे के पूरे 6 साल कोटे से विधान पार्षद बनना चाहते हैं। दोस्तों, मेडिकल से यानी कि अस्पताल से निकलने वाला खराब वेस्ट प्लास्टिक अब आपके बच्चों का खिलौना बनेगा। जी हां, गुड्डे गुड्डी से लेकर कार और प्लेन तक इससे बनेगा। आज से चालू हो रहे हाईटेक ऑटोमेटिक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से यह संभव होगा। पटना सहित 6 जिलों के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से यहां खिलौना बनाने की प्रक्रिया होगी। जी हां, इस नए हाईटेक प्लांट के चालू होते ही पटना के शहरी लोगों को भी मेडिकल वेस्ट यानी कि अस्पताल से खराब हुआ सामान धुएं से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, बिहार में बैन के बावजूद एक शख्स ने रोज 9 लाख रुपए की शराब बेची है, लेकिन आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एक 28 वर्षीय शख्स ने बहुत ही कम समय में लग्जरी कार स्पोर्ट बाइक तक खरीद ली, लेकिन अब यह शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अवैध शराब बिक्री मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख्स की पहचान अतुल सिंह के तौर पर हुई है। वह नोएडा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के MBA का छात्र है, ग्रेजुएट है। यह बताया जा रहा है कि उसने पढ़ाई के बाद जल्दी पैसा कमाने के लिए बिहार में अवैध शराब की तस्करी शुरू कर दी। किस्मत ने भी उसका साथ दिया। उसने तस्करी के जरिए एक लग्जरी कार, आईफोन, करीब 8 लाख की स्पोर्ट बाइक भी खरीद लिया। हालांकि उसकी किस्मत को उस समय करारा झटका लगा जब गुरुवार और शुक्रवार को रात को पटना के पत्रकार नगर पुलिस ने उसे महात्मा गांधी नगर में स्थित एक किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। रविवार को 2 दर्जन नेताओं ने लोजपा से इस्तीफा दे दिया। यह लोजपा के बागी नेता केशव सिंह ने यह जानकारी दी है। केशव सिंह ने बताया कि लोजपा से इस्तीफा देने के बाद अब हम सभी बिहार एनडीए के घटक दलों से संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने पार्टी विरोधी कार्यों में संलिप्त तथा अनुशासनहीनता के कारण पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब उस
पार्टी से निकल जाने के बाद केशव सिंह ने लोजपा प्रमुख को बधाई देते हुए कहा था कि चिराग पासवान ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकालकर रामविलास पासवान के सपनों को चकनाचूर करे और राजद को मजबूत करे। केशव सिंह ने दावा किया था कि खरमास के बाद पार्टी के 4 सांसद और बड़ी संख्या में अन्य नेता मिलकर लोजपा रामविलास पासवान की गुट स्थापना करेंगे। दोस्तों, किसान नए कृषि कानून की अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार इसे रद्द करने को तैयार नहीं है। यह किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के अधिकांश किसान और विशेषज्ञ कृषि कानूनों से खुश थे। हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें हमने मंडियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के पंजीकरण के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने पर सहमति व्यक्त की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून लागू करने पर रोक लगा दी है तो फिर किसान हड़ताल पर क्यों है? अगर कानून को निरस्त करने के अलावा कोई भी मांग है तो फिर किसानों को हमें बताना चाहिए। पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाया जाता है। अदालत ने कानून के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अगर कुछ और है तो फिर आप इसे सहमति के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने किसानों की यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें हमने मंडियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के पंजीकरण के बारे में उनकी चिंताओं पर सहमति व्यक्त की है। सरकार भी पुआल जलाने और फिर बिजली से संबंधित कानून पर चर्चा करने के लिए सहमति हुई, लेकिन यूनियन केवल कानून को निरस्त करना चाहती है। सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार के सभी जिलों में अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय के समुदाय के रेडियो से संदेश देकर किसानों को आर्सेनिक मुक्त खेती करने के गुर सिखाए जाएंगे। यह रेडियो स्टेशन की आवाज अब ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार में गूंजेगी। बीएयू यानी कि भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में ऐप तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे व्यापक रूप दिया जाएगा। जी हाँ, ये बातें शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. सुहाने ने कही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अधिकारी और वैज्ञानिकों की टीम उनके घर भी जाएगी और उनसे पूछेगी कि खेतीबाड़ी में क्या समस्या है। गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान किया जाएगा। कुलपति डॉक्टर आर.के. सुहाने ने कहा है कि सरकार के सहयोग से बिहार की धरती पर आर्सेनिक मुक्त फसल लगेगी। बगैर मिट्टी की सब्जी और चारा उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक विधि का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। जिन्हें इस वानगी को सच साबित कर दिखाया है धान के कटोरे की पहचान वाले जिले के किसान। जी हां, धान के कटोरे में अब सब्जी लहलहा रही है और फूलों की खुशबू बिखर रही है। तभी रोहतास जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले पहाड़ी गांव के सैकड़ों किसान अपनी खास पहचान बना रही है। जी हां, अब परंपरागत धान की खेती से हटकर अपनी आमदनी बनाने के लिए सब्जी और फूलों की खेती कर रहे हैं। कोरोना काल में आर्थिक क्षति की भरपाई करके खुद को फिर से खड़ा कर रहे हैं। जी हां, रोहतास शहर से सटे पहाड़ी गांव का इलाका इन दिनों सब्जियों के उत्पादन का बड़ा हब बनता जा रहा है। दोस्तों, कल सीमांचल मिथिलांचल में सुबह धूप खिली, लेकिन धूप में गर्मी नहीं थी, बादल और कोहरा भी नहीं था। इस कारण ठंड पिछले 2 दिनों की तुलना में कम थी, लेकिन तापमान आज भी कम है। यह सुबह से धूप थोड़ी कम है, लेकिन गति सामान्य होने के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हवा शांत रहे तो फिर देर रात से सुबह तक कोहरा रहेगा। जी हाँ, धुंध छटने के बाद धूप खिलेगी। तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। हालांकि ये मौसम रबी फसलों के लिए वरदान बना हुआ है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तापमान कम होने से फसलों में कल्ले ज्यादा निकलने की संभावना है, जो उत्पादन को बढ़ावा देगा। लखीसराय में आज भी मौसम साफ नहीं हुआ है। पहले सुबह से कोहरा छाया हुआ है। अभी कोहरा छटा पर आकाश में बादल छाया हुआ है। फिलहाल धूप निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जमुई में भी मौसम साफ नहीं है। सुबह से कोहरा है, आकाश में बादल छाया हुआ है। फिलहाल धूप निकलने की उम्मीद यहां भी नहीं दिख रही है। हवा चल रही है और ठंड और कनकनी भी है। अररिया में कोहरा है, धूप नहीं निकलने से ठंड अधिक है। कनकनी से लोग परेशान हैं। मधेपुरा में कनकनी है, कोहरा छाया हुआ है, धूप नहीं निकली है। सुपौल में कनकनी है, अभी तक धूप नहीं निकली है। पूर्णिया में भी घना कोहरा सुबह 9 बजे तक जारी है। कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। खासकर रेन बसेरा एवं सड़क किनारे अपना जीवन बिताने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार की पहल से एक बार फिर से कटिहार जिले के गुजरती पावन गंगा का आंचल बॉलीवुड को लुभाने के लिए तैयार हो रहा है। जी हां, मनिहारी गंगा घाट के साथ गोगा बिल पक्षी बिहार और गंगा कोसी संगम तट के सौंदर्यीकरण को लेकर शुरू हुई कवायद फिल्म निर्माताओं का ध्यान अभी से ही खींचने लगा है। हाल ही में एक निर्माणाधीन भोजपुरी फिल्म की शूटिंग का लोकेशन देखने के लिए एक दल यहां पहुंचे थे। इससे एक बार फिर से इतिहास दोहराने की सुखद उम्मीद बढ़ने लगी है। कभी मनिहारी गंगा घाट स्टेशन
लोकेशन और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता फिल्मी दुनिया के लिए भी आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। साल 1963 में अभिनेता अशोक कुमार और अभिनेत्री नूतन अभिनीत सुपरहिट फिल्म बंदनी की शूटिंग मनिहारी गंगा घाट स्टेशन पर हुई थी। दोनों शूटिंग के सिलसिले में कई दिन तक यहाँ रुके थे। इसके अलावा पिया मिलन की आस जैसी फिल्म के कलाकार यहाँ महीनों रहकर फिल्म की शूटिंग की थी। बंगला और भोजपुरी के कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई थी। दोस्तों, देश के सभी सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि और प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को लगातार फ्रॉड से बचने के लिए सावधान करते रहते हैं। लेकिन कई बार जानकारी नहीं होने पर भी आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बैंक एटीएम से जुड़ी एक छोटी सी ग्रीन लाइट के बारे में बता रहे हैं, जिसकी छोटी सी भूल आपको बैंक खाता को खाली कर सकती है। जी, आप जब भी बैंक एटीएम पर जाएं तो फिर आप इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि एटीएम कार्ड का स्लॉट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर वह ढीला ढाला है तो फिर उस स्लॉट में अपना कार्ड बिल्कुल भी नहीं डालें। जी हां, कार्ड स्लॉट में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लॉट में ग्रीन लाइट जल रही है तो फिर एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या फिर कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरीके से दुरुस्त होने पर ही ग्रीन लाइट जलती है। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि जालसाज एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्लॉट में डिवाइस लगाकर आपके कार्ड की जानकारियां चुरा लेते हैं। ऐसे में आपको पता तब चलता है जब आपका एटीएम आपकी जेब से होता है और फिर फोन पर मैसेज आता है कि आपके खाते से पैसा निकल गए। अपने बैंक खाते से पैसा निकालते वक्त पासवर्ड डालने के समय उसे दूसरे हाथ से छिपा ले। अगर आसान शब्दों में कहे तो आपके डेबिट कार्ड का पूरा एक्सेस लेने के लिए हैकर्स के पास आपका पिन नंबर होना जरूरी है। हैकर्स पिन नंबर को किसी भी कैमरे से ट्रैक कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आप जब भी एटीएम में अपना पिन नंबर एंटर करें तो फिर उसे दूसरे हाथ से छिपा लें, ताकि उसकी इमेज सीसीटीवी कैमरे पर ना आ सके। दोस्तों, देश में आधुनिक तकनीक वाले नए उद्यमों और फिर नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की घोषणा की। जी हां, उन्होंने कहा है कि इससे रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही लोगों के जीवन में सुधार भी आएगी। देश भर में काम करने वाले स्टार्टअप आज देश में ई टॉयलेट से लेकर पीपीई किट और दिव्यांगों के लिए सेवाएं देने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में स्टार्टअप के लिए पूंजी की कमी नहीं हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे नए स्टार्टअप को शुरू करने और फिर उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने एक टेलीविजन शो स्टार्टअप चैंपियन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया, जो दूरदर्शन यानी कि डीडी पर प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर अब तक 75,000 से अधिक व्यक्तियों का निबंधन किया जा चुका है। जी हां, दूसरे चरण में बिहार के फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया जाना है। इस चरण में निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 25 जनवरी तक दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर निबंधन किया जा सकेगा। 25 जनवरी तक आंकड़ों को अपडेट करके उनके टीकाकरण का कार्यक्रम तय किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण को लेकर कोविन पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। कोविन पोर्टल के निबंधन के आधार पर ही लाभार्थी का टीकाकरण होगा। दोस्तों, बिहार में भाजपा ने शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाकर सीमांचल में अपनी पैठ बनाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है। जी हां, बीते बिहार विधानसभा चुनाव में ओबीसी ने अपनी पार्टी के 24 उम्मीदवार दिए थे, जिसमें से 5 जीते। जी हां, बाकी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा था। इस तरीके से ओबीसी ने उस क्षेत्र में पैठ बना ली है। महागठबंधन की जड़ें ओबीसी ने खोदी और फिर अब भाजपा ने इसका लाभ लेने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। शाहनवाज हुसैन न सिर्फ सियासत के जाने माने चेहरा है, बल्कि सीमांचल से ही उनका राजनीति में उदय हुआ है। किशनगंज से सीमांचल के जाने माने नेता तस्लीमुद्दीन को हराकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद भागलपुर से 2 बार सांसद रहे। इनके बहाने भाजपा सीमांचल में अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद भेजने का फैसला करके पार्टी ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने भले ही किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, पर शाहनवाज हुसैन को आगे करके पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हां, भाजपा के रणनीतिकारों की माने तो शाहनवाज हुसैन सीमांचल में पार्टी की सियासत के लिए अहम साबित हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ही भाजपा में किसी अल्पसंख्यक के चेहरे को आगे करने की रणनीति पर मंथन भी चल रहा था।
दोस्तों पंचायती चुनाव 2021 ईवीएम से कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज विभाग ने ईवीएम से चुनाव कराने की सहमति दे दी है। विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। जी आयोग ने अब ईवीएम खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहले में विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दी थी, अब इसकी लिखित सूचना भी आयोग को दे दी गई है। इस प्रकार पहली बार बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 6 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। जी हाँ, इस बार राज्य में 9 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इनके लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगने वाले विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार के साथ उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही। एक तरफ किसान संगठन के नेता तीनों कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वही सरकार ने भी अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि वे कानून को रद्द नहीं करेंगे। आंदोलन कर रहे किसानों को बढ़ती ठंड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा है कि लगभग 2 महीने से हम ठंड के मौसम में परेशान हो रहे हैं। सरकार हमें तारीख पे तारीख दे रही है, इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है ताकि हम थक जाएं और जगह छोड़ दें। ये उनकी साजिश है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 9वें दौर की बातचीत भी एक बार फिर बेनतीजा रही। इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए 19 जनवरी को यानी कि कल 10वें दौर की बैठक होगी। बैठक के दौरान किसान नेता इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और फिर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए। दोस्तों शनिवार को देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर को टीका दिया गया। कोरोना के टीका को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे कि ये सुरक्षित है या नहीं और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद अब तक टीका लगाने वाले 22 लोगों में एलर्जी देखी गई है। इनमें से एक के अंदर गंभीर लक्षण दिखे। एम्स के एक गार्ड को 100 देसी टीका यानी कि कोवैक्सीन का शॉट दिया गया था। हालांकि उन्हें कुछ ही देर में एलर्जी हुई और अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल गार्ड को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्स में कुल 95 स्वास्थ्य कर्मियों को शनिवार कोरोना का टीका लगाया गया था। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहां 12 लोग ऐसे थे जिनमें टीका लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन देखा गया, जिनमें से सिर्फ एक के अंदर गंभीर लक्षण दिखे। बिहार के महावीर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि बिहार में 19 जिलों के 10 लाख लोग अर्धसैनिक से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि अर्धसैनिक को विषों का राजा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पूरे दुनिया में कुल 300 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं, अर्धसैनिक से प्रभावित हैं, जबकि भारत में कुल 20 मिलियन लोग अर्धसैनिक से प्रभावित हैं। बिहार में अर्धसैनिक से प्रभावित लोगों की संख्या कुल 10 मिलियन के आसपास है, जिसमें 3.3 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव में हैं। बिहार के उत्तरी भाग में गंगा के मैदान के अधिकतर जिले इसकी चपेट में ही। कहा गया है कि अर्धसैनिक मुख्यतः जल द्वारा तथा भोज श्रृंखला के द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। इस विषाक्त जल तथा इसके भोजन में उपयोग से मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें से मुख्य है हार्मोनल असंतुलन, मानसिक रोग, अस्थमा, डायबिटीज, एनीमिया तथा कैंसर जैसे रोगों का कारक है। देश भर में राज्य सरकारों की बसों और एसी लग्जरी बसों का बेड़ा खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक सड़क परिवहन में सुधार करने की तैयारी कर रही है। इससे सभी राज्यों के सड़क यात्री सस्ते, सुरक्षित और आरामदेह सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। देश विदेश के पर्यटकों को सड़क मार्ग के लिए आकर्षित किया जा सकेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एसी लग्जरी बसों का परमिट मुक्त करने की योजना बनाई है। इससे देश में एसी लग्जरी बसों का बड़ा बाजार तैयार होगा। एसी लग्जरी बसें बस बॉडी कोड और सेवा के अनुसार देश भर में चलाई जा सकेगी। इसके अलावा राज्य सड़क परिवहन निगम को इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों बिहार में अनकंट्रोल क्राइम को लेकर पॉलिटिक्स क्लाइमैक्स देखने को मिल रहा है। जी अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ केवल बयानबाजी ही दे रहे थे, लेकिन अब विपक्ष के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ अगर आपराधिक घटनाएं होती है तभी उसकी नींद टूटेगी। राजद नेता सुबोध राय ने कहा है कि सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक घटनाएं होती है तो उन्हें बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में ठीक तरीके से समझ में आएगा। सुबोध राय ने कहा है कि बिहार में आम आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है, सरकार में
सामने बैठे लोगों को उसका एहसास नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बिहार में अपराध के पीछे एनडीए के ही लोगों का हाथ है। साथ ही आरजेडी नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार अपराध को लेकर सवाल किए जाने पर भड़क जाते हैं, पत्रकारों को सीधे धमकी देने लगते हैं। क्या ऐसे में बिहार के अंदर सुशासन का दावा खोखला साबित नहीं हो रहा है? सुब्रत राय ने कहा है कि अगर बिहार में वाकई अपराध रोकना है तो नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, क्या बीजेपी का आला कमान नीतीश कुमार को हैंडल करने के लिए शाहनवाज हुसैन को बिहार भेज रहा है? जी हां, भाजपा सूत्रों ने ऐसे ही खबर मिल रही है। खबर आ रही है कि शाहनवाज हुसैन को बिहार में मंत्री भी बनाए जाएंगे। बिहार में बीजेपी के कम तजर्बे वाले मंत्रियों के बीच शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार को संभालने के काम में लगाए जाएंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाहनवाज हुसैन का वनवास खत्म करके पार्टी ने उन्हें बिहार विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार बनाया, तो उसके गहरे मायने हैं। शाहनवाज हुसैन सिर्फ विधान पार्षद बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, जहां पार्टी उन्हें मंत्री बनाने के इरादे से बिहार भेज रही है। बीजेपी सूत्र के मुताबिक आलाकमान ने इस महीने में की शुरुआत में ही शाहनवाज हुसैन को बता दिया था कि उन्हें बिहार जाना है। उन्हें आगे का रोड मैप भी समझा दिया गया था। दरअसल काफी दिनों से वनवास झेल रहे शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत किया था। इसके बाद आलाकमान ने उनके लिए नया रोल तय किए हैं। दोस्तों, बिहार के पुणे में नेशनल हाईवे 31 पर डैमेज ब्रिज हटाए बिना किसी ऊपर के नया ब्रिज तैयार होगा। जहां 60 मीटर लंबी ब्रिज बनाने पर करीब 13 करोड़ की लागत आएगी। इसकी डिजाइन ITI गुवाहाटी के इंजीनियर के द्वारा की गई है। जहां 22 दालकोला नेशनल हाईवे 31 पर दिग्गी पुल चरैया 2017 के विनाशकारी बाढ़ में डैमेज हो गया था। नया पुल बनाने से नॉर्थ ईस्ट जाने वाले लाखों वाहनों का परिचालन प्रभावित न हो, इसके लिए डैमेज पुल के निर्माण के लिए IIT विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। IIT कानपुर के इनकार करने के बाद IIT गुवाहाटी के इंजीनियरों ने पुल का निरीक्षण करने के बाद इसके DPR तैयार करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा है। DPR के मुताबिक पुराने ब्रिज को हटाए बिना ही इसके ऊपर नए ब्रिज का निर्माण होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी बिहारियों से बिहार के औद्योगिक विकास में योगदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोगों की भावनाओं सुनकर मुझे काफी खुशी हुई है। मैंने बिहार में हर क्षेत्र में काम किया है। बिहार और यहाँ के लोगों की आय भी बड़ी है, पर उद्योग की यहाँ कमी है। आज मुझे पूरा भरोसा हुआ है कि बिहार में आप लोग उद्योग को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और फिर बिहार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के अतीत, वर्तमान और फिर भविष्य विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित संवाद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमेरिका में रह रहे बिहार के उद्यमियों ने बात की, जहां सभी ने बिहार में हुए विकास को सराहा। जहां साथ ही आगे बिहार के विकास में सहयोग करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन लोगों द्वारा न्यूयॉर्क आने का न्योता भी दिया गया। जी हां, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रवासी बिहारियों को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, कृषि विशेषज्ञ और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता P साईनाथ ने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बनाना नाजायज और असंवैधानिक है। इसे मौजूदा कृषि संकट और गहरा होगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार आग से खेल रही है। ग्रामीण मामले के जानकार साईनाथ ने कहा है कि कृषि उत्पाद बाजार समिति कृषि के लिए लगभग वही है जो सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र के लिए है या फिर जो सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है। कृषि कानूनों में नीतिगत सुधार निश्चित तौर पर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, न कि निजी कंपनियों के हित में। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों के जरिए सरकार APMC मंडियां और फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP खत्म करना चाहती है। इसके बाद किसानों को ट्रेडर्स और बड़े कॉर्पोरेट के रहम पर जीना पड़ेगा। यह कानून किसानों को कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं। किसान संगठन अपनी इस मांग को लेकर प्रतिबद्ध है और सरकार को हर हाल में इन कानूनों को वापस लेना होगा। इस संबंध में सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, बिहार के ट्रकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार से शुरू हो गई है। इस हड़ताल का खासा असर सामान ढुलाई पर पड़ रहा है। बिहार राज्य ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग ट्रकों के चलाने से रोक लगाने के लिए जबरदस्ती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले दिन पटना में 0 माइल के पास ट्रकों के पहिए की हवा खोलकर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सड़क जाम कर दिया। इससे टोल प्लाजा से लेकर 0 माइल और फिर ओल्ड बाईपास तक जाम हो गया और गांधी सेतु से 0 माइल तक घंटों जाम लगा रहा।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।